मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था भारत का अपवाद तंत्र। इसके बाद में चौथा चैप्टर आपका इस सेशन के लिए ऑफ किया गया है। उसके बाद आता है 5वां अध्याय, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। तो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो भारत के बारे में, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में प्राकृतिक वनस्पतियां। तो बच्चों, इस समय कोरोना का काल चल रहा है। सभी लोग ऑनलाइन पर प्रत्येक वीडियो को गहराई से पढ़ें, सोचें, समझें और उसका अध्ययन करें, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसके बाद में इस लापरवाही में मत रहना कि अभी समय बहुत अधिक पड़ा हुआ है। समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। अब मन से पढ़ें, सुबह उठें जल्दी और उसका अध्ययन करें ताकि समय का सदुपयोग किया जा सके। एक लेट सोने वाले लड़कों के लिए एक कहावत होती है, हमेशा जब पढ़ें तो सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उठें, सूर्योदय से पहले, और उसका अध्ययन करें। सूर्योदय पहले उठने से आपका मस्तिष्क और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, और अगर सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आपका मस्तिष्क और शरीर सही तरीके से काम नहीं करता और दिनचर्या पूरे दिन की खराब हो जाती है। इसलिए एक कहावत भी है, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते यदि सूरज आपको जगाता है। आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते यदि सूरज आपको जगाता है। आप फतेह हासिल कर सकते हो यदि आप सूरज को जगाते हो। इसलिए आपको सुबह सूरज करने से, सूरज का उदय होने से आपको पहले उठना है। देखते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को निम्न 6 भागों में बांटा गया है। निम्न 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में कौन कौन सा है? नंबर 1, सदाबहार वनस्पतियां। दूसरा है पर्णपाती वनस्पतियां। तीसरा है शुष्क वनस्पतियां। चौथा है कांटेली वनस्पतियां या मरुस्थली कहते हैं, मरुस्थली वनस्पतियां। 5वां है पर्वतीय वनस्पतियां, और 6वां है ज्वारीय वनस्पतियां। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पतियां उन वनस्पतियों को कहते हैं जो बिना मानव हस्तक्षेप के उगती हैं, बढ़ती हैं और फलती और फूलती हैं, जिसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं होता है। इन्हीं प्राकृतिक रूप से वनस्पतियां जिस स्थान में उगती हैं और वो प्राकृतिक रूप से बढ़ती हैं, फलती हैं और फूलती हैं, एक झुंड के रूप में विभिन्न प्रकार के पौधे उसमें उगते हैं, फलते और फूलते हैं, तो उसे प्राकृतिक वनस्पतियां कहा जाता है। यदि मनुष्य किसी सुनियोजित तरीके से किसी भी फील्ड में या मैदान में वनस्पतियों को क्रमबद्ध तरीके से, यथावस्थ तरीके से चुने हुए पौधों को लगाता है तो उसे प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां केवल उनको कहते हैं जो बिना मानव हस्तक्षेप के उगती हैं। ठीक है, ये हैं, इनको भारत में मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। मानचित्र में आपको अंकित करके दिखाते हैं।
हिसाब से। ये जो भाग होता है या ये जो भाग है ये आपका या ये भाग है, ये है प्राकृतिक वनस्पतियां। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये भाग। इसके बाद में दूसरा आता है पर्णपाती। दूसरा आता है पर्णपाती। पर्णपाती में ये भाग आते हैं। ये भाग, ये आता है पर्णपाती भाग। इसके बाद में आता है शुष्क वनस्पतियां। शुष्क वनस्पतियां इस प्रकार से हैं। ये है शुष्क वनस्पतियां। इसके बाद आता है कांटीली वनस्पतियां। ये आ जाता है शुष्क और कांटीली वनस्पतियां।
इसके बाद में आता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन इस पर्वतीय भाग पर पाए जाते हैं। और सिक्किम वाले भाग पर और अरुणाचल प्रदेश के भागों में पाए जाते हैं। तो ये है पर्वतीय वन। ठीक, इसके बाद में आता है आपका ज्वारीय वन। ज्वारीय वन जो होते हैं वो डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इस स्थान पर तो इसका बना सकते हैं इस प्रकार से, इसको संकेत के रूप में दिखा सकते हैं। ये हैं आपके संकेत। इस संकेत के रूप से इस प्रकार से मैं इसको भर सकता हूं भारत के मानचित्र में। सबसे पहले समझ लो सदाबहार वन। सदाबहार वन इस भाग में होते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर। इसके बाद में कुछ आते हैं पूर्वोत्तर राज्य में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप समूह में। इस स्थान पर आप वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन। पर्णपाती वन इस मध्य भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में अधिक, पठारी भाग में अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद शुष्क उत्तर भारत में मैदानी भागों में मिलते हैं। उसके बाद में कांटीले मरुस्थलीय पंजाब हरियाणा और इसके बाद में कुछ पठारी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। उसके बाद पर्वतीय वन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसके बाद में ज्वारीय वन। ज्वारीय जो वन होते हैं वो समुद्र के तट पर मिलते हैं, डेल्टाई भाग में, जहाँ पर नदियाँ अपने मुहाने पर समुद्र से मिलती हैं। तो ये मुख्यतः मिलते हैं गंगा नदी के डेल्टा में, मां नदी के डेल्टा में, गोदावरी नदी के डेल्टा में, कृष्णा नदी के डेल्टा में और कावेरी नदी के डेल्टा में पाई जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र होते हैं इस प्रकार से मानचित्र को अंकित कर सकते हैं। अब इसकी क्या विशेषता होती हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उनको एक एक करके इनका वर्णन करते हैं। देखिए इसमें देखते हैं पहले सदाबहार वन। सदाबहार वन तो इनके जो क्षेत्र हैं क्षेत्र में आता है पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट। इसके बाद में है पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। इसके बाद में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह। तो ये इनका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा है इन वनों की वर्षा। वर्षा कितनी होती है इन वनों में? इन वनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उसके बाद आता है ऊंचाई। इन वनों में जो वृक्षों की ऊंचाई होती है वो सामान्यतः औसतन अगर देखा जाए तो 30 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। ये औसतन होता है, औसत। इसके बाद ये अधिकतम 60 मीटर की ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं। इसके बाद में
इन वनों में जो कौन कौन से वृक्ष होते हैं मुख्य रूप से, उसमें देख लीजिएगा। मुख्य जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं इसमें महोगनी, एनी, एवोनी और रबड़ इत्यादि। एनी, एवोनी और महोगनी तथा रबड़, ये वृक्ष मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। इन वनों में इमारती लकड़ी होती है और वो भी अनुपयोगी होती है। इमारती लकड़ी होती है, वो भी अनुपयोगी होती है। क्यों अनुपयोगी होती है? क्योंकि अधिक वर्षा के कारण ये वन जो होते हैं वो इतने सघन होते हैं कि इनका दोहन करना मनुष्य के लिए आसान नहीं होता है। सघन वन होते हैं, सूर्य की किरणें जब ऊपर से आती हैं तो ये सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं पहुंच पाती हैं, इतना सघन होते हैं। और जहरीले जीव जंतु कीट पतंगे रहते हैं जिससे मनुष्य उसका दोहन नहीं कर पाता है। इसकी लकड़ी जो होती है वो इमारती होती है। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश भूमि पर नहीं पहुंचता है, इसकी विशेषता है। सूर्य का प्रकाश भूमि पर नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता होती है। इसके बाद में इन वनों की एक विशेषता ये होती है कि इन वनों के पत्तियों के झड़ने का जो समय होता है या फल फूल आने का समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आमतौर पर कोई उत्तर भारत में कोई बसंत ऋतु आती है तो सभी पेड़ पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, लेकिन इन वनों में ऐसा नहीं होता है। इनमें पत्तियां गिरने का, फूल फूल आने का समय अलग अलग होता है, इसलिए इनमें जो वन होते हैं वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते रहते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है सदाबहार वन। ये इनकी एक विशेषता होती है। इसका तना मजबूत होता है, इसका तना मजबूत और लकड़ी कठोर होती है। इसकी जो तना होता है वो मजबूत होती है और लकड़ी इसकी कठोर होती है। तो इसकी विशेषताओं में समझ लीजिए एक बार फिर। सदाबहार वन यानी ऐसे वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, फल फूल आते रहते हैं, तो उनको सदाबहार वन कहा जाता है। भारत में ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर, पूर्वोत्तर राज्यों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यानी कि अरब सागर से भी इसमें वर्षा अधिक होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के द्वारा भी वर्षा अधिक होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण ये हरे भरे रहते हैं। इन वनों की जो औसत ऊंचाई होती है वो 30 से 45 मीटर होती है। 30 से 45 मीटर होती है। अधिकतम इसकी कुछ वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर तक पाई जाती है। इसके बाद इन वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं वो महोगनी, एनी, इवोनी और रबड़ के वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष इसमें पाई जाती है, ये मुख्य बात है, अधिकांशतः ये बात पूछी जाती है। इसके बाद में इसकी जो लकड़ी होती है वो इमारती होती है और अनुपयोगी है। तो ये अनुपयोगी इसलिए होती है क्योंकि इसमें इतने सघन वृक्ष होते हैं कि मनुष्य के लिए इसका दोहन करना कठिन होता है, तो इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। इसके बाद में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इन वनों में जमीन पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये वन इतने सघन होते हैं, पत्तियां इतनी चौड़ी होती हैं कि सूर्य का प्रकाश की जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। इसका जो तना होता है वो मजबूत होता है और इसकी लकड़ी होती है वो कठोर होती है और काली होती है। कठोर भी होती है और लकड़ी इसकी काली होती है। ये इसके वनों की विशेषताएं हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा,
पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है। तो दूसरा है पर्णपाती वन। इनको इस संकेत से दिखाया गया है। ये जो वन होते हैं वो भारत में दक्षिण भारत के पठारी भागों में अधिक पाए जाते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटक, तेलंगाना, इत्यादि। ये क्षेत्रों में, ये सर्वाधिक क्षेत्र में ये वन भारत में पाए जाते हैं, पठारी भागों में कह सकते हैं। इसके बाद में इन वनों में जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। औसतन वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। इन वनों में ऊंचाई जो होती है, इन वनों में वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो औसतन 30 मीटर होती है औसतन। अधिकतम 45 मीटर तक होती है और औसतन 30 मीटर तक होती है। इसकी लकड़ी इमारती होती है और उपयोगी होती है। इमारती भी होती है और उपयोगी होती है। इन वनों के वृक्ष जो होते हैं, इन वनों में जो वृक्ष होते हैं मुख्यतः होते हैं साल, सागवान, शीशम, साल, सागवान, शीशम, चंदन इत्यादि। तो ये जो मुख्य वृक्ष होते हैं, एक होता है सनोवर, ये भी इसमें पाया जाता है। तो मुख्य ये होते हैं साल, सागवान, शीशम, चंदन, इसके वृक्ष हैं। इसके बाद में स्थानीय रूप से ये उपयोगी होते हैं, इमारती लकड़ी होती है। इनके वृक्ष जो होते हैं दूर दूर होते हैं, इनके वृक्ष दूर दूर होते हैं, अतः इनका दोहन आसानी से किया जा सकता है। दोहन किया जा सकता है, इसमें सबसे अधिक जो वन प्रसिद्ध है इस क्षेत्र का वो चंदन है। चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पर्णपाती वनों में ही पाई जाती है। इस प्रकार से ये सर्वाधिक क्षेत्र में भारत में पाए जाने वाले वन जो होते हैं वो पर्णपाती वन होते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा, पर्णपाती वन जो है भारत में मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर पठार, कर्नाटक, तेलंगाना इत्यादि राज्यों के भारत के दक्षिणी पठार पे अधिक पाए जाते हैं। इन वनों में वर्षा का जो औसत होता है, वार्षिक वर्षा का औसत, वो 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में इन वनों की जो वृक्षों की ऊंचाई है वो औसतन 30 मीटर होती है, अधिकतम 45 मीटर तक पाई जाती है। इन वनों की जो लकड़ी है वो इमारती होती है, उपयोगी होती है। इन
में वृक्ष जो होते हैं वो मुख्यतः साल, सागवान, शीशम और चंदन होते हैं। साल, सागवान, शीशम और चंदन। इसके बाद में इनके वृक्ष जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, दोहन किया जा सकता है, किया जा सकता है। इनकी एक विशेषता होती है, इन वनों के वृक्ष, इनकी पत्तियां जो होती हैं वृक्षों की, इन वृक्षों की पत्तियां, इन वृक्षों की पत्तियां वसंत ऋतु में गिर जाती हैं। वसंत ऋतु में गिर जाती हैं। ये एक ऋतु होता है जिसमें वसंत कहते हैं इसे, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पतझड़ वन। इनका दूसरा नाम है पतझड़ वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन के नाम से जाना। ये एक ही मुख्य वजह है। जब वो शीत ऋतु का जागवन होता है, चला जाता है, उसके बाद में नई ऋतु आती है वसंत ऋतु। इस वसंत ऋतु में इस वन की जो पत्तियां होती हैं, सभी वृक्षों की पत्तियां एक साथ इसमें गिर जाती हैं, फिर नई टहनियां इसमें आती हैं, तो इसलिए इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनकी ये प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद में तीसरा देखते हैं, इस तीसरा जो बिंदु है वो आएगा आपका शुष्क वन, इसके बाद में आएगा कांटीले वन या मरुस्थलीय वन, इसके बाद आता है पर्वतीय वन, इसके बाद आता है ज्वारीय वन। इन तीनों का वर्गीकरण, तीन और एक शुष्क वन, ये चारों का वर्गीकरण मैं आपको अगले वीडियो में कल सुनाएंगे। धन्यवाद।